और राजस्थान की आज हम बात करेंगे और हमारे साथ तीन खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं जिनके जरिए राजस्थान की सियासत, वहाँ के मुद्दे और वहाँ के बनते बिगड़ते समीकरणों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में अशोक टंडन जी, वरिष्ठ पत्रकार। अशोक जी, बहुत स्वागत आपका। शिप्रा माथुर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप स्वागत है। जितिन गांधी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले चलेंगे हम अपने सहयोगी टीना के पास और समझेंगे कि राज्यसभा के साथ साथ यानी विधानसभा चुनाव के साथ पहले अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, वहाँ के नतीजे, वहाँ का इतिहास क्या रहा है और उसके जरिए हम समझेंगे कि किस तरीके से बदलाव हुआ 2019 में, 2018 में और 2019 की सियासत फिर क्या कहती है। टीना जी, कविंद्र बहुत बहुत शुक्रिया। डेटा सेंटर में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आज बात राजस्थान की चल रही है। हम आपको बता दें कि राजस्थान में 25 संसदीय क्षेत्र हैं, जिनमें हर एक लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीट आती है। अब 25 लोकसभा सीटों में 18 जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं, जबकि बाकी की बची 7 सीटें SC/ST के लिए रिजर्व्ड हैं। राजस्थान में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहता है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि पार्टियों का प्रदर्शन पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कैसा रहा। सबसे पहले बात 2009 की, जब बीजेपी ने प्रदेश की 25 सीटों में से केवल 4 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 20 सीटें अपने खाते में की थी और 1 सीट अन्य को गई थी 10 साल पहले यानी कि 2009 में। लेकिन 2014 की बात करें तो राजस्थान में स्थिति पूरी तरह से पलट गई थी। बीजेपी ने प्रदेश की सभी सीटों पर कब्जा कर लिया और कांग्रेस खाली हाथ रह गई थी 2014 के लोकसभा चुनाव में। अब सीटों के समीकरण को समझने के लिए आइए एक निगाह डाल लेते हैं पार्टियों के वोट शेयर पर। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राजस्थान में 36.57% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर था 47.19%। जबकि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी, तब 16% से अधिक वोट शेयर दूसरी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव हुए तो राजस्थान में कांग्रेस को सीटों के साथ साथ वोट शेयर के मामले में भी जबरदस्त नुकसान हुआ और बीजेपी ने अपने खाते में बढ़त बनाई। बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 55.61% वोट अपने पाले में किए, यानी पिछली बार से 19% से ज्यादा की बढ़त वोट शेयर में। वहीं कांग्रेस को मिले 30% वोट, यानी वोट शेयर में तकरीबन 16.5% की गिरावट और एक भी सीट हाथ नहीं आई और 13% से ज्यादा वोट अन्य के खाते में गए 2014 में। कविंद्र, शुक्रिया टीना। और जिस तरीके से टीना ने बताया कि बहुत अहम है कि 2019 की जो तस्वीर थी 2014 में, 2009 की तस्वीर से 2014 की तस्वीर एकदम बदल गई और 2019 की तस्वीर को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 2 चरणों में मतदान होना है। 29 अप्रैल को जो मतदान होगा वहाँ पर 13 सीटें हैं और इसके अलावा 6 मई को जो मतदान होगा वहाँ पर 12 लोकसभा की सीटें आती हैं। शुरुआत में अशोक साहब आपसे करूँगा, चुनौती किसके लिए बड़ी है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती कांग्रेस के सामने और 2014 के प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती बीजेपी के सामने? देखिए, चुनौती दोनों के सामने है, लेकिन इसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले विधानसभा के चुनाव होते हैं और जो आंकड़े 2009 के बताए उसमें 2008 में जो परिवर्तन आया सत्ता में, जिसके चलते कांग्रेस सत्ता में आई, तो लोकसभा में भी वो हमें कहीं ना कहीं वो देखने को मिला। ऐसे ही 2013 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वापस आई और 2014 के लोकसभा चुनाव में हमको वो परिणाम दिखे। इस बार फिर अभी कांग्रेस ने राजस्थान में सत्ता पर काबिज किया है, तो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल जो रहता है उसको लोकसभा के चुनाव में लाभ दिखता, ऐसा पिछले 3-4 चुनाव का हम अगर ध्यान लगाएं तो ये कि परंपरा सी आप कह रहे है जो ट्रेंड उसमें देखिए, वहाँ जो लोग मानते हैं, पत्रकार भी मानते हैं कि जो भी पार्टी सत्ता में काबिज होती है, मशीनरी उसके पास होती है, वहाँ का पूरा सिस्टम उसके कहने पर चलता है, उस कारण भी उस समय की सत्ताधारी दल को लाभ होता है। लेकिन अगर हम 2014 का चुनाव देखें तो 2014 के चुनाव में जैसे 16% का डिफरेंस था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में और सीटों में वो 25-0 हो गया, तो अब उसको अशोक गहलोत अब बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अशोक गहलोत ही कांग्रेस की एक वहाँ पर उम्मीद है। वो वहाँ के, उनको वॉर हॉर्स कहा जाता है, बड़े मजे हुए राजनेता हैं और उनकी छवि भी अच्छी है। तो ऐसे में आज की स्थिति में अगर हम राजस्थान में देखें तो चुनाव
नरेंद्र मोदी बनाम अशोक गहलोत हो रहा है, उसमें राहुल गांधी पिक्चर में नहीं है। और कांग्रेस ने भी सब कुछ अशोक गहलोत के ऊपर छोड़ रखा है। टिकटों का चयन उनके अनुसार हुआ है, उनके बेटे को भी टिकट मिली है और उन्होंने भी इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं राजस्थान से, अभी भी बालाकोट के बाद से इस प्रकार के जो एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बहुत तेज़ी से उभरा है, और राजस्थान क्योंकि एक सीमावर्ती प्रांत है तो वो कहीं ना कहीं अभी भी मोदी फैक्टर को राजस्थान में बनाए हुए है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि 2014 का परफॉर्मेंस तो 25 में से 25 तो एक अनएक्सपेक्टेड रहता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी नरेंद्र मोदी फैक्टर के चलते भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत वहाँ ज़मीन को बनाए हुए है। हालांकि जो विधानसभा के जो चुनाव में परिणाम आए उसमें वोट प्रतिशत में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, शायद 1% था या कुछ ऐसा ही था। तो उसको क्या अशोक गहलोत लोकसभा की सीटों में परिवर्तित कर सकते हैं और कहाँ तक कर सकते हैं, ये देखने की बात है। लेकिन अभी भी कुल मिलाकर जितनी भी रिपोर्ट्स राजस्थान से आई हैं उसमें अभी भी मोदी फैक्टर एक बहुत ही प्रभावी फैक्टर के तौर पर पूरे राजस्थान में, 1-2 सीट की बात नहीं है, पूरे राजस्थान में अभी भी काफ़ी हद तक प्रभावी है। शिप्रा, क्योंकि आप राजस्थान में आपका मैं कहूँ कि कार्यक्षेत्र वहाँ लंबे अरसे से आप हैं, किस तरीके से देखती हैं अगर चुनौती के लिहाज से देखें, क्योंकि 2014 से क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं? अगर बीजेपी की चुनौती को मैं देखूं और सभी सीटों पर या उसके आसपास जाने की कोशिश बीजेपी की होगी तो क्या बड़ा चैलेंज दिखता है? और जैसा कि अशोक सर कह रहे हैं कि जो वहाँ की रवायत है वो कमोवेश ऐसा दिखती है कि विधानसभा चुनाव में जो बदलाव होता है तो वही पार्टी उसको कुछ फ़ायदा उसका लोकसभा में मिलता है। क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आती हैं? देखिए, विधानसभा के चुनाव जो भी 2018 में हुए, अगर उसके लिहाज से हम लोग उस पर्सपेक्टिव में अगर देखते हैं तो एक बात जो उस वक्त भी बहुत साफ तौर पर वोटर कह रहे थे कि वसुंधरा जी से नाराज़गी जो है वो जाहिर कर रहे थे वो लोग, लेकिन ये बात उस वक्त भी स्पष्ट तौर पर वहाँ का वोटर कह रहा था कि केंद्र में हमें मोदी की सरकार चाहिए। और हाल ही में मेरा कम से कम 5-7 विधानसभाओं का दौरा करने का अभी पिछले 2-4 हफ्तों में मैंने किया, और मुझे लगा कि प्रत्याशी की आज भी पहचान जो है उस मायने में नहीं है वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वहाँ पे आज भी मोदी बनाम राहुल, ये दो जो मतलब जो उनके दिमाग में बहुत क्लियर फैक्टर है कि अगर केंद्र का चुनाव है तो मुद्दा जो है वो अभी भी, भले ही उनके आसपास के मुद्दे वही हैं, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, आज उन्हीं चीज़ों से जूझ रहा है। अगर हम क्योंकि अगर उसके चुनाव के लिहाज से देखें तो करीब 51,000 बूथ जो है चुनाव में बनाए गए हैं और उसमें 9,000 बूथ जो है वो अर्बन है, बाकी सारे रूरल बूथ हैं। तो रूरल पॉपुलेशन जो है उसके एस्पिरेशन जो है वो अगर हम जज करना चाहें तो आज वहाँ पर भी बहुत हैरानी हुई मुझे ये जब लोगों से बातचीत की, ये डायलॉग जब उनसे किया कि उनके लिए भी राष्ट्रीय मुद्दे, और जैसा कि अशोक जी ने कहा कि क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे इलाके हैं, बीकानेर का इलाका है, जैसलमेर बाड़मेर का इलाका है, वहाँ क्योंकि सीमा लगती है, सीमावर्ती इलाके हैं, सीमांत इलाके हैं, तो वहाँ पर देखिए एक तो सेना, क्योंकि एक जो सुरक्षा का मुद्दा जो बीजेपी ने लिया है, एक तो वो मुद्दा अहम है, और दूसरा जो कर्ज माफ़ी का मुद्दा है वो पूरे देश भर में जिस तरह से उठाया गया और विधानसभा चुनाव में खास तौर से कर्ज माफ़ी के मुद्दे, मुझे लगता है वही सबसे बड़ा मुद्दा था जिसने कि कांग्रेस को एज दिया विधानसभा में। और वो मुद्दा आज अब लोकसभा इलेक्शन में वो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि जो कर्ज माफ़ी और जो बेरोजगारी भत्ते की जो बात कही थी कांग्रेस पार्टी ने, वो जो अभी समझ में आया कि अभी 2-3 महीने में जो कुछ हो जाना चाहिए था वो उस मायने में ज़मीन पर जब नज़र नहीं आ रहा, तो वो मुद्दा भाजपा ने उठाया है अपने मंचों से इन चुनावों में। और जबकि जो कांग्रेस के लिए जो मुद्दा है कि जो आपने वादे थे, स्कीम्स थी, उनको ज़मीन पर जो पहुंचाना था वो नहीं पहुंच पाए। तो मुझे ये लग रहा है कि बहुत क्लियर मुद्दा जो है वो मोदी बनाम राहुल हैं अभी भी। और राष्ट्र के जो मुद्दे हैं, मुझे जब मैंने विमेन वोटर्स थे खासतौर से, देखिए विमेन वोटर्स का जो एक सेगमेंट है वहाँ पर, अगर हम विधानसभा चुनावों में पिछले 2 विधानसभा चुनावों में देखें, और लगातार वहाँ पर चुनाव आयोग ने इस बार के पूरे कैंपेन में उन्होंने महिला वोटर्स को खासतौर से फोकस करने की कोशिश की है, क्योंकि कम से कम 8 क्षेत्र हैं वहाँ पर जहाँ पर कि विमेन वोटर्स की संख्या ज़्यादा है। और पिछले 2 विधानसभा चुनावों में विधानसभा वोटिंग में महिला वोटर्स जो है एट अ पार हैं, दोनों बराबरी के उस पर हैं और 1-8% में बल्कि थोड़ी आगे ही निकली हैं। और उनका जो पॉलिटिकल जो मतलब पार्टिसिपेशन है एज वोटर्स,
पिछले 50 साल का अगर हम आंकड़ा देख रहे हैं पुरुषों के मुकाबले, तो 20% बढ़ा है, जबकि पुरुषों का केवल 2% बढ़ा है। तो बहुत गैप है, और उसको भुनाने की कोशिश जो भी मुझे लग रहा है कि पार्टीज करेंगी, उनको एक एज वहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाला है। और क्योंकि केंद्र में सरकार जो रही है, और पिछली बार क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की ही सरकार थी, तो उसका फ़ायदा जो ज़मीन पर नज़र आ रहा है, मुझे लगा कि वहाँ पर जब विमेन वोटर्स से हमने बात की, और उनका दे विल बी गेम चेंजर्स। मैं अगर इसको स्टैटिस्टिक्स में समझे कविंद्र जी, तो आप देखें पिछले 2014 के चुनावों में जो वोटिंग शेयर था, मतलब जो मतदाता थे, करीब 1.5 करोड़ मतदाता मत जो है वो बीजेपी को मिले थे, और 80 लाख मत मिले थे कांग्रेस को, आप अगर आंकड़े में देखें। और उस वक्त विमेन वोटर्स थी 1 करोड़ 65 लाख। तो आप देखिए, और इस बार हैं 2 करोड़ 32 लाख जो है विमेन वोटर्स है। तो आप देखिए कि कितना गेम चेंजिंग जो है उनकी भूमिका हो सकती है। महिलाएं बहुत क्रूशियल आप करें कि राजस्थान के चुनाव में बिल्कुल 100% रहेंगी। और एक और चीज़ जितनी दोनों पार्टियों के लिए, अगर मैं शुरुआत बीजेपी से करूं, जिस तरीके से 2004 में लहर और सभी सीटों पर चुनावी डंका बजाना, और अशोक जी बिल्कुल बहुत अहम बात उन्होंने कही कि राजनीति में किसी एक परफॉर्मेंस को दोबारा रिपीट करना और सारी सीटें ले जाना, ये बहुत कम दिखा है इस तरह की चीज़ें। अप्रत्याशित कहा जाता है, हालांकि कोई रिपीट कर जाए। बीजेपी के लिए क्या प्लस दिखता है राजस्थान में अगर उसने प्रदर्शन को दोहराना है, और क्या बड़ा चैलेंज दिखता है 3 महीने या 4 महीने की जो कांग्रेस सरकार आने के बाद? देखिए, पहली बात तो 25 में से 25 सीट आना बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर तब जब 5 साल तक आपकी सरकार जो है वो केंद्र में है, तो एंटी इनकम्बेंसी अगर है आपके खिलाफ होगा। लेकिन उनके फेवर में जो फैक्टर्स हैं वो ये है कि पिछले 3-4 महीने में जो परफॉर्मेंस रही है स्टेट गवर्नमेंट की, पहले तो जैसे शिप्रा जी ने कहा कि जो गुस्सा था जो पिछले चुनाव में नज़र आया, विधानसभा चुनाव में, वो वसुंधरा राजे गवर्नमेंट के खिलाफ था। वो लोगों ने अपना गुस्सा निकाल लिया, और केंद्र के लिए उनके मापदंड जो है नेता चुनने के और अपना प्रत्याशी चुनने के वो अलग होंगे। लेकिन उसके बावजूद एक तो एंटी इनकम्बेंसी 5 साल की मोदी सरकार के खिलाफ है, अगर है तो उसमें कांग्रेस को उससे कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस को अगर नुकसान है तो अपनी जो प्रदेश की सरकार है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, क्योंकि उसमें चंद उन्होंने वादे ऐसे किए थे जैसा कि बेरोजगारी भत्ता हो गया, और फिर 10 दिन के अंदर अंदर लोन वेवर जो है कर्ज माफ़ी की बात उन्होंने की। अब उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, और ये सिर्फ यहाँ नहीं, ये पूरी बेल्ट में जहाँ पे ये जीते थे, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जहाँ पे सरकारें बनाई कांग्रेस ने, तो सब जगह पे वही वादा किया गया था। सब जगह पर बेरोज़गारी को बड़ा मुद्दा बनाया गया था। सब जगह जो अग्रेरियन डिस्ट्रेस है, जो बुरा हाल है गांव में और किसान का, उसका मुद्दा बनाया गया था। तो अब और आपने 10 दिन का अपने आप को समय दिया, उसके बाद अब 3-4 महीने में जब लोग देखते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुई, तो उस पर आंकलन किया जाएगा। तो बीजेपी को डेफिनेटली इस चुनाव में एज तो है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है कि 25 में से 25 आप ले आए थे पहले, अब 100% रिजल्ट को आप कैसे इम्प्रूव करेंगे? हालांकि 2 सीटें उस वक्त बायपोल में 2018 में जब बायपोल हुए थे, तो दोनों सीटें उन्होंने गंवा दी थी। तो वो उस वक्त इंडिकेशन था कि विधानभा चुनाव जो नजदीक है वहां पर हो सकता, हाँ, वो बहुत क्लियर कट एक तरह से संदेश था। रशु जी, क्योंकि जिस तरीके की भौगोलिक स्थिति है राजस्थान की, और जो जैसा कि कहा शिप्रा ने कि बहुत जो रूरल इंडिया है वो एक बड़ा हिस्सा वहाँ पर है, उनके बूथ की या वोट की संख्या के लिहाज से भी लोकल इश्यूज जब हावी होते हैं, तो क्या केंद्र में सत्ताधारी दल को ज़्यादा फायदा होता है, या फिर राज्य में अगर सरकार किसी और पार्टी की है, विरोधी दल की है, तो उसका नुकसान भी होता है? दोनों बातें हैं। देखिए, जैसे हम सभी लोग मान रहे हैं कि हाल ही का जो विधानसभा चुनाव था उसमें केवल स्थानीय मुद्दे थे, और स्थानीय मुद्दे भी ये थे कि लोगों की नाराज़गी थी, और नाराज़गी कई कारणों से होगी, लेकिन उसका ठीकरा तो राज्य सरकार के सिर फूटता है, और वो हमें दिखाई भी दिया। और उस समय भी जैसा आपने बिल्कुल कहा कि वहाँ पर ये आम बात थी कि ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, जब आएगा तब हम देखेंगे। तो अभी ये 3 महीने में आम तौर पर 4 महीने जितने भी हुए हैं, इसमें कोई स्थानीय सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं बनती है। ये हमने पिछले कई चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जगह भी देखा है
कि 4-6 महीने बाद अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो जो सरकार आई है, पार्टी सत्ता में आई है राज्य में, उसको इसका कोई बहुत खामियाजा भुगतना नहीं पड़ता। सिर्फ ये ज़रूर होता है कि पहले वाली राज्य सरकार का खिलाफ जो गुस्सा है वो निकल गया, तो लोग एक बार फिर ठंडे दिमाग से फिर से लोकसभा के चुनाव के समय विचार करते हैं। और राजस्थान में हमने जैसे देखा 2014 में 25 की 25 जो सीट आई थी, हालांकि उस समय वसुंधरा सरकार थी, लेकिन वो मोदी लहर में जिस प्रकार से वोट पड़ा और इतना अप्रत्याशित वोट पड़ा कि 50% से भी ज़्यादा 56% के करीब वोट परसेंटेज चला गया, तो वो फैक्टर आज भी केंद्र में स्थायी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, ये सब चीज़ें राजस्थान में काफ़ी मायने रखती हैं। और ये आज की बात नहीं है, हम देख रहे हैं पहले भी ऐसा राजस्थान में दिखाई दिया है। और एक सबसे अलग बात राजस्थान की ये है कि बिहार उत्तर प्रदेश के बजाय यहाँ पर सीधा मुकाबला है। यहाँ कोई गठबंधन नहीं है, यहाँ कोई तीसरा क्षेत्रीय दल नहीं है। छोटे मोटे जो दल चुनाव लड़ते भी हैं, जैसे बसपा भी अगर चुनाव लड़ती है तो वोट प्रतिशत बहुत कम रहता है। तो सीधी टक्कर में भी कहीं ना कहीं, जैसे हमने देखा अभी विधानसभा के चुनाव में, सीधी टक्कर में एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा सीधा कांग्रेस को मिला। वोट प्रतिशत का अंतर बहुत कम होते हुए भी सीटों में काफ़ी अच्छा अंतर कांग्रेस सरकार को मिल गया, कांग्रेस पार्टी को। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि प्रतिशत के मामले में कितना अंतर है और सीटों में उसमें कितना अंतर बढ़ जाता है। एक तो बड़ी बात है, कुछ एक वहाँ की ऐसी सीटें जिसमें वोट ही बहुत ज़्यादा है, बाड़मेर वगैरह में, तो वोट प्रतिशत 16% होता है, लेकिन सीट ओवर 25 और 0 आती हैं। तो राजस्थान में वहाँ पर कैंपेन में जो जिस प्रकार के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, देखिए आपने राहुल गांधी की बात की, लेकिन राहुल गांधी के नाम से नहीं, उसकी जो अनाउंसमेंट हुई है न्याय की, उस पर तो चर्चा है, लेकिन नेता के तौर पर आज भी वहाँ अशोक गहलोत ही हैं। तो कांग्रेस का झंडा अगर उठाकर कोई चल रहा है वहाँ पर, तो अशोक गहलोत चल रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को भी इस बार मैदान में उतारा है और ऐसा माना जा रहा है कि मारवाड़ में तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, बेटा भी लड़ रहा है और पूरे कैंपेन की जिम्मेदारी भी अशोक। लेकिन एक बात मैं इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं तनाव हैं। ये चुनाव असेंबली इलेक्शन के बाद से हमने देखा, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चयन हुआ, उसमें सचिन पायलट के मन में जो एक मलाल है और उसके चलते उनके जो समर्थक हैं, कहीं ना कहीं राजस्थान में इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। चलिए, हाँ, कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि अशोक सर ने बात की गैप की दोनों के बीच में, तो 100 सीटें कांग्रेस के पास थी और कांग्रेस ये जो चुनाव था विधानसभा का एक्चुअली हारते हारते जीती थी, और जबकि उनके पास गैप अच्छा है सीटों में, लेकिन सिर्फ आधे % का वोट परसेंटेज का फर्क है। वो 39.3 है और वो 38.8 है। उसका मतलब है कि जो लॉस ग्राउंड जिसे कहते हैं, तो बीजेपी के लिए वो उस लॉस ग्राउंड को कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है और स्थानीय मुद्दों पे नहीं लड़ा जा रहा, राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, जिसमें बॉर्डर स्टेट वाला आपने जिक्र किया। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये वहाँ पे भी मोदी वर्सेस राहुल नहीं है, जबकि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है, पर मोदी वर्सेस राहुल कहीं नहीं है, मोदी वर्सेस अदर्स है ये चुनाव। तो ये मैं संशोधन कर। चलिए, मैं लौटूंगा, यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो समझेंगे कि विधानसभा चुनाव का जो सीटों की बात हो रही है, वोट शेयर क्या है, और इसके अलावा विधानसभा चुनाव से लेकर और अब तक, यानी कि लोकसभा चुनाव की इस फेज से पहले तक क्या समीकरण बदले हैं, उन समीकरणों का असर जमीन पर किसके पक्ष में या किसके खिलाफ दिखता है। साथ ही साथ वो बड़े मुद्दे जो विधानसभा चुनाव में थे, वो क्या लोकसभा चुनाव 2019 में उतनी ही मजबूती के साथ खड़े हैं या फिर वहां पर मुद्दों में कुछ बदलाव भी दिखता है। ब्रेक के उस पार। Watch the big picture with me, Vishal Dahiya, at 6:30 p.m. on Rajya Sabha TV. Watch In Depth with me, Tina Jha, at 6 p.m.
पोस्टल बैलेट से वोटिंग कुछ खास वोटरों के लिए ही है। इनमें सरकारी अधिकारी, सैन्य बल, सशस्त्र पुलिस बल, चुनाव की ड्यूटी के लिए अपने राज्य से बाहर तैनात अधिकारी, उनकी पत्नी या देश से बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी आते हैं। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग पहले ही किसी चुनाव क्षेत्र में पोस्टल बैलेट करने वालों की संख्या को निर्धारित कर लेता है। इसके बाद खाली पोस्टल बैलेट को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटर तक पहुंचाया जाता है। अगर वोटर ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रॉनिक तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तो वहां डाक सेवा से इसे भेजा जाता है। उस मतपत्र को मतदाता पूरी तरीके से भरकर गैजेटेड अधिकारी से वेरीफाई कराकर इस फॉर्म को वापस पोस्ट करता है। देखिए पहली खबर मेरे साथ शाम 7 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं राजनामा। बात हो रही है राजस्थान की, वहां की सियासत और किस तरीके से 2014 से 2019 में समीकरण बदल रहे हैं और इस बार क्या बड़े मसले, क्या बड़े मुद्दे, क्या नए समीकरण हैं। और एक बार फिर से चलेंगे टीना के पास और देखते हैं कि क्या है विधानसभा चुनाव की संख्या और पुराना इतिहास और वोट शेयर का नजरिया। जी कविंद्र, अगर लोकसभा चुनावों में जनता के मूड को समझना हो तो प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनावों पर नजर डालनी होगी। राजस्थान में पिछला विधानसभा चुनाव अभी कुछ ही महीनों पहले हुआ था, जिसके नतीजे बीते दिसंबर में आ गए थे, जबकि इससे पहले का विधानसभा चुनाव हुआ था 2013 में। शुरुआत करते हैं 2013 के विधानसभा चुनाव के नतीजों से। तब राजस्थान में बीजेपी के प्रति लोगों का जबरदस्त झुकाव रहा था और पार्टी को तब प्रदेश में मिली थी 200 विधानसभा सीटों में से 163 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में आई थी महज 21 विधानसभा सीटें। 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी और 7 सीटें गई थी निर्दलीय के खाते में। इनके अलावा 7 सीटों पर अन्य दलों ने अपना कब्जा जमाया था। लेकिन 2018 के चुनाव में राजस्थान में सरकार बदल गई। प्रदेश की जनता ने राज्य में सत्ताधारी बीजेपी सरकार को दोबारा पूर्ण बहुमत नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि पार्टी को 73 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस को भी कोई बहुत बड़ी जीत नहीं मिली थी इस बार, लेकिन 100 सीटों पर जीतने में और सरकार बनाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रही थी। बीएसपी ने अपनी 2 सीटों के आंकड़े को पिछले चुनाव में 6 तक पहुंचाया और निर्दलीय विधायकों की संख्या भी 7 से बढ़कर 13 पर पहुंच गई। 8 सीटें गई अन्य के खाते में। अब आइए आपको दिखाते हैं विधानसभा चुनावों में किस पार्टी का कितना वोट शेयर रहा। 2013 में बीजेपी को राजस्थान में मिले थे 45% वोट, जबकि कांग्रेस पार्टी को तब मिले थे 33% वोट। बीएसपी के खाते में गए थे 3% और 8% से ज्यादा वोटों पर कब्जा जमाया था निर्दलीय उम्मीदवारों ने। बाकी 10% से ज्यादा वोट अन्य के खाते में गए थे तब। 2018 में यह तस्वीर पूरी तरह बदल गई। सत्ताधारी बीजेपी को 38% वोट मिले और कांग्रेस के खाते में गए 39% वोट। बीएसपी का वोट शेयर भी 4% से ज्यादा रहा, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने 9% वोटों पर अपना कब्जा जमाया। बाकी का 8% से ज्यादा वोट अन्य के खाते में गया। अब यहां एक बात गौर करने वाली यह है कविंद्र कि राजस्थान के लिए कहा जाता है कि यहां की जनता प्रदेश सरकार चलाने के लिए 5 साल बीजेपी को मौका देती है तो 5 साल कांग्रेस पार्टी को। अब इस बार लोकसभा चुनाव में राजस्थान की जनता केंद्र में सरकार बनाने के लिए कौन सी पार्टी में अपना विश्वास जताती है और क्या बीजेपी पिछले 2 बार के ट्रेंड को ब्रेक कर पाएगी कि जिस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म किया है वही पार्टी लोकसभा की ज्यादा सीटें जीत पाती है। अब ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। शुक्रिया टीना। और शिप्रा, जिस तरीके से मैंने देखा विधानसभा चुनाव 2018 में, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है कि आप समझाइए इसको कि बीएसपी को यहाँ पर सीटें भी मिली और करीब 4% के आसपास वोट भी मिला। लोकसभा चुनाव इससे पहले भी यानी 2014 में भी
बीएसपी वहाँ पर कोई कमाल नहीं कर पाई थी और आरएलपी को करीब 3 सीटें और करीब 2.5% वोट मिला। ये दोनों दल कितने क्रूशियल हैं, क्योंकि आरएलपी का गठबंधन इस बार बीजेपी के साथ हो चुका है। तो छोटे दलों की भूमिका 2018 में अगर दिखती है तो क्या उतनी ही मजबूत 2019 में या उससे कमजोर? देखिए, लोकसभा सीटों में केवल जो एक नागौर की जो सीट है वो इन्होंने फोरगो की है। और बीजेपी, हालांकि कांग्रेस ने भरपूर कोशिश की थी कि जो हनुमान बेनीवाल की जो ये पार्टी है आरएलपी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल, वो उसको साथ में ये लोग ले ले, लेकिन वो बात बनी नहीं। और इस बीच में भाजपा ने उनको अपने साथ में लिया और मतलब अब 25 सीटों में से अभी भाजपा जो है वो 24 पर चुनाव लड़ रही है और 1 सीट इनके खाते में। और विधानसभा चुनाव में आपने जैसे कहा कि बसपा के 3 जो सीटें थी वो बढ़कर इस बार 6 हो गई। एक और जो फैक्टर शायद हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं वो है बीटीपी, एक और पार्टी जो है ट्राइबल पार्टी जो है, और उसने भी इस बार 2 सीटों पर हासिल की है। तो आप देखिए कि ट्राइबल बेल्ट में, और ये बहुत साफ तौर पर विधानसभा चुनावों में नजर आया था कि जो एक बैकवर्ड अपन कहें दलित या बैकवर्ड क्लास है वो और मुस्लिम वोट हो, इनका ध्रुवीकरण बहुत साफ तौर पर विधानसभा चुनावों में नजर आया था। और उन्होंने एक मुश्त होकर एक मुश्त वोट जो है वो भाजपा के खिलाफ दिया और वो पूरा माहौल जो है उस पूरी बेल्ट में बनाया गया। लेकिन इस बीच में बीटीपी जैसी पार्टियां भी निकल कर आई जो अलग धारा में चल रही हैं और उनकी अपनी डिमांड्स हैं। और वो ख़ास तौर से उनका जो एक टेक है वो ये है कि जो ट्राइबल सब प्लान है उसमें हमें स्पेशल दर्जा दिया जाए। तो ये जो पार्टियां हैं धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि विधानसभा चुनावों तक में सेंध लगाने में तो कामयाब हुई हैं, लेकिन जाति का जो फैक्टर राजस्थान में खास तौर से है उसको इम्पैक्ट करने में मुझे लग रहा है बहुत छोटी मोटी ही भूमिका लोकसभा में, और यही इसका शायद इंडिकेशन है कि आरएलपी को साथ लेना पड़ा बीजेपी को। तो वो जो इस बार के जो समीकरण है जो शायद वहीं से इमर्ज हुआ होगा जो विधानसभा चुनावों के दौरान, कि इस बार के समीकरण बहुत इम्पैक्ट करेंगे और जाति की राजनीति से अभी भी राजस्थान बरी नहीं हुआ है, उसी के बूते लड़ी जाती हैं। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं कि बसपा का निकल कर आना, बीटीपी जैसे पार्टियों का निकल के आना और 3 सीटें आरएलडी जैसी पार्टी का लेके जाना, ये एक इंडिकेशन है कि जो जाति की राजनीति है वो और थोड़ी सी मजबूत हुई है। मतलब उस कम होने की बजाय मुझे लग रहा है कि और मजबूती से समझ में आ रही है। और एक जो इंडिकेशन ये भी है शायद लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों ही पार्टियों में क्योंकि कांग्रेस और भाजपा ही है मैदान में मूलतः, उन दोनों के बहुत सारी सीटें अगर हम एग्जाम्पल भी लें तो जैसे जयपुर शहर की ही सीट है, दौसा की सीट है, वहाँ पर टिकटों का बंटवारे से लेकर जो आपस में खींचतान नजर आई, तो वो दोनों पार्टियों में बहुत सारी सीटों में, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो, दोनों की बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, कम से कम 8-10 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि आप पार्टी में आपसी घमासान जो है वो बहुत साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप झालावाड़ की अगर सीट ले, मैं करके आऊंगा बड़े नामों पर, सीटों पर से पहले, लेकिन जतिन, जो जिस तरीके से बेनीवाल को साथ खड़ा किया बीजेपी ने, और बिल्कुल सही आकलन है शिप्रा का कि साफ तौर पर जातिगत जो राजनीति है वो हावी होती या मजबूत होती दिख रही है, जिसको आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है दोनों दलों के लिए। साथ ही साथ एक और जो फैक्टर बदला है 2018 के बाद वो है किरोड़ी सिंह बैसला का। छोटे दल और बैसला साहब, ये किस तरीके से दोनों राष्ट्रीय दलों के लिए मजबूरी, जरूरत जो भी कहें, कितना क्रूशियल दिखते हैं इस आमने सामने की लड़ाई में? देखिए, टीना ने जो आपकी सहयोगी जो हैं उन्होंने जो आंकड़े दिए उससे ये तो साफ हो गया। आप विधानसभा 2013 की बात करें आप तो 7 इंडिपेंडेंट, उनके पास 8% वोट, 7 अदर्स मतलब अन्य, उनके पास 10% वोट, बीजेपी के पास 43% वोट, कांग्रेस के पास 33% वोट और बाकियों के पास 18% वोट। फिर 2018 में अब की बार 4% बीएसपी के पास गया, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनके पास 9% गया, जो बाकी थे उनके पास 8% गया। तो ये जो छोटे दल हैं और ये इंडिपेंडेंट्स है, ये तो बहुत क्रूशियल फैक्टर है, बल्कि ये डबल हो गए। आप देखिए, अगर इंडिपेंडेंट्स देखें तो पहले करीब 7 या 8 इंडिपेंडेंट्स थे, इस बार के चुनाव में 13 हो गए जी। और ये और इनके आंकड़े देखिए, इनका जो परसेंटेज है, वोट परसेंटेज, जो कितना वोट खींच ले जाते हैं, मतलब जो जीतने वाली पार्टी है उसके तकरीबन आधे वोट जो हैं
वो उनके खाते में पड़ते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो गया, इसलिए इस तरह के समीकरण बनाना ज़रूरी हो गया। लेकिन ज्योति मिर्धा जो हैं वो काफ़ी स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, और वो एक मतलब पुरानी जाट सीट है, और उनके दादा जो हैं नाथूराम मिर्धा, वो उस ज़माने में इमरजेंसी के बाद एक ही सीट आई थी कांग्रेस की राजस्थान से, वो उन्होंने जीती थी। नागौर हमेशा जो है राजस्थान में धारा के विपरीत चलने के लिए जाना जाता रहा है। तो वहां पर जब 77 के जो चुनाव हुए थे तो पूरी 24 सीट उनके खाते में गई थी, लेकिन एक सीट थी केवल नागौर की सीट, वो कांग्रेस के खाते में गई थी, और वो नाथूराम मिर्धा जो थे उन्होंने ली। तो इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा वहाँ पे। अशोक जी, छोटे दलों की भूमिका राजस्थान में बढ़ती दिख रही है। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से रहा है, अगर पिछले विधानसभा देखें, हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में 2000 उससे पहले के लोकसभा चुनाव में अगर जाते हैं तो छोटे दल उतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे, वोट ज़रूर काटते रहे, लेकिन किसी का खेल खराब कर सके ऐसा नहीं दिखता था। उसका एक कारण क्या है कि राजस्थान में जो लोकसभा के चुनाव क्षेत्र है बड़े बड़े हैं, इसलिए ये छोटे दल लोकसभा के चुनाव में ज़्यादा अंतर नहीं डाल सकते। लेकिन जातिगत समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कहा अभी, इसीलिए बैसला भी ले लिया और बेनीवाल भी ले लिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने जाट भी किला मजबूत किया है, और इधर गुजर वालों भी मजबूत कर लिया है। मीना में जसकौर मीना को टिकट भी दिया है। तो ये जो जातिगत समीकरणों में दो बड़े नेता उनके गजेंद्र सिंह शेखावत और राघवेंद्र सिंह राठौर, ये लोग राजपूत लॉबी, राजपूत वोट बैंक के दृष्टि से, तो अगर पूरे राजस्थान को देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत समीकरणों की एक किलेबंदी की है, और उसमें जहाँ जहाँ कमी थी, जैसे जाट लीडरशिप की कमी को भी पूरा किया, चाहे उसमें समझौता भी करना पड़ा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो ओबीसी फैक्टर है, जिसको हम अभी यहाँ पर चर्चा में नहीं ला रहे, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, और अशोक गहलोत की पकड़ ओबीसी वोट पर बहुत मजबूत है और पहले से भी रही है। तो कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो ये जो एक जिसको वोकल कास्ट कहते हैं, जैसे जाट हैं, गुजर हैं, मीना हैं, राजपूत हैं, ये वोकल कास्ट कहे जाते हैं। लेकिन अशोक गहलोत जो माली हैं जाति से, ये ओबीसी जो फैक्टर है वो साइलेंट रहता है, और इसलिए अशोक गहलोत की पकड़ वहाँ है। तो कुल मिलाकर अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी किलेबंदी की है जाति समीकरणों की, बड़े बड़े नेता भी वहाँ उन्होंने लड़ाए हैं। तो कुल मिलाकर बात वहीं आएगी, जैसे जतिन कह रहे थे, 25 में से 25 सीट आपको डिफेंड करनी है, बचानी है। तो सचमुच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन ये छोटे दल लोकसभा के चुनाव में उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं, इवन बसपा भी नहीं निभा पाती है। हमने देखा लोकसभा के चुनाव में बसपा का जो 2-3% वोट बिखरा है, वो कहीं ना कहीं असेंबली में तो काम आ जाता है, क्योंकि अगर मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में अधिकांश सीटें बहुत बड़ी बड़ी हैं, और इसलिए मार्जिन भी बहुत बड़े बड़े आते हैं, और इसलिए जब मत प्रतिशत बहुत कम होता है, जैसे विधानसभा में कम था, उसके पीछे कारण ये भी था कि हार जीत का अंतर कई जगहों पर बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो वोट प्रतिशत के अंतर को कम कर देता है। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर है 25 के 25 सीट पर। एक सीट में वो सिंबल तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही सिंबल पे लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि इस बार कड़ी चुनौती है अशोक गहलोत के सामने कि उन्होंने जो विधानसभा का चुनाव जीता उसी को उन्होंने लोकसभा की सीटों में ट्रांसलेट करके दिखाना है, और भारतीय जनता पार्टी को तो अपनी 25 सीट बचानी ही बचानी है वहाँ। एक शिप्रा, एक और चीज़ जो पिछली बार मैंने देखा था विधानसभा चुनाव में खासतौर पर, और जो उत्तर पूर्वी शेखावटी का इलाका था, ऋण माफी एक बड़ा मसला था, और उसके चलते ही कांग्रेस को पूरे रीजन में स्वीप करने का मौका मिला था। ये जो इशू है, अगर इस बार भी लोकसभा चुनाव में दिखता है तो फिर खतरा किसके लिए ज़्यादा है? देखिए, शेखावटी बेल्ट जो है वो दो चीज़ों के लिए जानी जाती है, जवानों और किसानों की जो भूमिका है वो बहुत। झुंझुनू अपने आप में वो इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शहीद अगर हम पूरे देश भर में देखें तो वहाँ से होते हैं, और सबसे बड़े जो मूवमेंट्स, जो किसानों के जो मूवमेंट्स हुए हैं वो भी इन्हीं इलाकों से हुए हैं। और 2018 के जो चुनावों में बहुत बड़ा फैक्टर था किसान आंदोलन जो था, वो सीकर के इलाकों से ही हुआ। तो और सीकर और शेखावटी वाले ये जो झुंझुनू, चूरू, सीकर ये वाला इलाका जो है, ये कांग्रेस के फेवर का रहा है ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो। और इस बार भी मुझे लग रहा है कि जो मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव से बता रही हूँ, क्योंकि इन इलाकों में अभी जाना हुआ मेरा, सीकर की बेल्ट में मैं काफ़ी घूम के आई, और मुद्दा इंटरेस्टिंगली, हालांकि पानी का भयानक इशू है वहाँ पर, तमाम इशू हैं, लेकिन आज भी सैनिकों की डिग्निटी और उसका सवाल जो है वो उन्हें अपील करता है।
और किसानों की कर्ज माफ़ी के मामले में जैसे आपने भी जिक्र किया और आपने जतिन ने भी जिक्र किया कि जो डिलीवरी होनी थी इन जो एक विजिबल फैक्टर होना था वो नहीं है, तो उसके खिलाफ गुस्सा है। तो मुझे लग रहा है ये जो दो कंबाइंड फैक्टर हैं कि एक तो डिलीवरी ना होना, जो कर्ज माफ़ी की बात कही थी, क्योंकि उसमें कागजी उन्होंने इतने कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं कि वो उसका जो फ़ायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा जो उनको अपील कर रहा है कि जो सैनिकों की जो सम्मान की बात है वो अपील करती है, तो वो मुझे लग रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनावों में वो शायद भाजपा की तरफ मुड़ता हुआ मुझे लग रहा है कि ये फैक्टर अगर काम किया तो वो नज़र आएगा। हालांकि फिर वही बात है कि इन सब इलाकों में जातिगत जो राजनीति है वो बहुत हावी है। क्या जाति किसान पर, राष्ट्रभक्ति पर, सैनिकों के शहादत पर, इन सब पर जाति ज़्यादा हावी हो जाती है? हावी हो जाती है, पर मैं वही कह रही हूँ कि मैं अगर अभी का अनुभव मैं कहूँ तो मुझे वो थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि मुद्दे ज़्यादा हावी हैं और बहुत ज़्यादा वोकल होकर लोग बात करें। मैं महिला वोटर्स से ही मैंने मतलब बहुत सारी विमेन से जब मैंने डायलॉग किया, इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा था कि उनके मुद्दे शायद थोड़े से फ़र्क होंगे, लेकिन उनके लिए भी आज वो जिन संकट से वो रोज़ जूझ रही है उस मुद्दे से की कम बात करके वो कहती है कि जो हमारी देश की सुरक्षा होगी तो हमारी भी सुरक्षा ऑटोमेटिक, तो वो रिलेट कर रहे हैं उस चीज़ से। और ये फैक्टर मुझे लग रहा है कि दबी छुपी ज़बान से ही नहीं, बहुत खुली ज़बान से लोग बात कह रहे हैं। जितिन, जिस तरीके का इश्यूज हैं और जो इलाके की बात कर रहा था, क्योंकि बहुत क्रूशियल ये बेल्ट रही है कांग्रेस के लिहाज से, जिस वादे को उन्होंने किया था, हालांकि वक्त 3 महीने कोई ज़्यादा 3 महीने का वक्त ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है उम्मीद और नहीं, खासकर जब आपने खुद अपने लिए एक डेडलाइन सेट कर ली कि 10 दिन के अंदर अंदर हम ये कर देंगे, तो उसमें क्या होता है कि सरकार कहती है कि हमने 10 दिन के अंदर अंदर अनाउंसमेंट तो कर दी, लेकिन जो पिसा हुआ है, जो दब रहा है और जो साधारण वोटर है उसके लिए है कि अगर आपने 10 दिन का वादा किया है तो फिर 10 दिन में कुछ करके दिखाइए, केवल अनाउंसमेंट नहीं कीजिए। और आमतौर पे क्योंकि सरकारी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आप 2-3 महीने में उसकी डिलीवरी नहीं कर पाते हैं और वैसी रिपोर्ट्स आ भी रही हैं वहाँ से। पर जहाँ तक इन्होंने बात की जवानों की और जवानों के परिवारों की, तो अब इसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि इसका फ़ायदा जो ये बालाकोट में हुआ और जो हमारे यहाँ हुआ, उसका पुलवामा में हुआ, उसका नुकसान बीजेपी को होगा या फ़ायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि जो किसानों के जो जवानों के परिवार हैं वो हम लोग जो शहर में बैठ के बातें करते हैं और जो ट्विटर पे बातें होती हैं, सोशल मीडिया पे बातें होती हैं, उनकी सोच उससे बहुत अलग होती है। वो शांति चाहते हैं, वो सम्मान चाहते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि हर छोटी बड़ी बात पे हम युद्ध की बात करें। तो क्योंकि खासकर पंजाब में ऐसा देखा गया, जो कि बॉर्डर स्टेट है, वो वहाँ से भी बहुत लोग जाते हैं फ़ौज में, तो लोग जो हैं वो अमन पसंद ज़्यादा होते हैं जो जवानों के परिवार हैं। तो इसका एग्जैक्टली क्या इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इसके बारे में मैं नहीं, राजनीतिक तौर पर असर क्या होगा ये कहना मुश्किल है। मुद्दा है, पर किस ओर उठ करवट लेगा वो मालूम नहीं। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ वीवीआईपी सीट यानी कि अहम सीटों की और दिलचस्प मुकाबलों की। Watch In Depth with me, Tina Jha, at 6 p.m. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं राजनीनामा। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, और अब एक नज़र राजस्थान की उन सीटों पर जहां इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है। 13 सीटों पर 29 अप्रैल को और बाकी 12 सीटों पर 6 मई को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में राजस्थान की जिन 13 सीटों पर वोटिंग होगी उनमें उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जालौर, झालावाड़, बारां,
जोधपुर, कोटा, राजसमंद, पाली और टोंक सवाई माधोपुर शामिल हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कई दिग्गज भी चुनाव मैदान में हैं और इनमें से चौथे चरण के दिग्गजों पर नजर डालें तो सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर की, जहां से चुनाव मैदान में है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत। वैभव के खिलाफ बीजेपी ने मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को उतारा है। झालावाड़ बारां से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में हैं और उनका मुकाबला है कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद शर्मा से। पाली लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद पीपी चौधरी बीजेपी की तरफ से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ कांग्रेस ने बद्री राम जाखड़ को टिकट दिया है। इस बार बाड़मेर सीट पर भी सबकी निगाहें हैं। यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। बीजेपी ने मानवेंद्र सिंह के सामने कैलाश चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में मानवेंद्र को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। राजस्थान की राजनीति में राजघरानों का भी बड़ा योगदान हमेशा देखने को मिला है। प्रदेश की राजसमंद सीट पर बीजेपी ने पूर्व विधायक दिया कुमारी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के देवकी नंदन गुर्जर से होगा। राजस्थान में 6 मई को 5वें चरण के तहत 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी और इनमें अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चुरू, दौसा, गंगानगर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, करौली धौलपुर, नागौर और सीकर शामिल हैं। 5वें चरण पर नजर डालें तो इनमें भी कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। प्रदेश में दौसा लोकसभा सीट इकलौती ऐसी सीट है जहां महिला उम्मीदवारों के बीच मुख्य मुकाबला है। यहां बीजेपी ने जसकौर मीणा को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने सविता को प्रत्याशी बनाया है। बीकानेर लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने फिर अर्जुन राम मेघवाल पर दांव लगाया है, जबकि कांग्रेस ने उन्हें टक्कर देने के लिए मदन गोपाल मेघवाल को टिकट दिया है। नागौर लोकसभा सीट पर भी काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। कांग्रेस ने यहां ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने ये सीट एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए छोड़ी है। ज्योति मिर्धा के मुकाबले नागौर सीट से आरएलटीपी के संस्थापक हनुमान बेनीवाल चुनाव मैदान में हैं। अलवर संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के युवा उम्मीदवार महंत बालकनाथ के सामने पूर्व राजघराने के भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव मैदान में हैं। गंगानगर सीट पर बीजेपी के निहाल चंद के सामने कांग्रेस की तरफ से पूर्व सांसद भरत राम मेघवाल को टिकट दिया गया है। दोनों उम्मीदवार 10 साल बाद एक बार फिर आमने सामने हैं। जयपुर ग्रामीण सीट को सबसे हॉट सीट के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बीजेपी की तरफ से यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने है सादुलपुर से कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2014 में भी इसी सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शिप्रा, मैं जो बड़े चेहरे और बड़ी सीटों की हम बात कर रहे थे, किस तरीके से दिखता है, कम से कम 10 ऐसी सीटें मैं देखता था जहां पे बहुत ही रोचक मुकाबला दिख रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि रोचक इसलिए भी है क्योंकि अपने ही असंतोष या विरोध कुछ भी कहें वो भी सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जैसे अभी एक सीट आपने बताई जयपुर ग्रामीण की जो सीट है वो बहुत रोचक सीट है क्योंकि 2 ओलंपियंस जो है वो आमने सामने हैं। बीकानेर की सीट है, बीकानेर में सगे संबंधी भी है, दोनों मेघवाल हैं और दोनों ब्यूरोक्रेट्स हैं और 2 बार के सांसद हैं क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल, तो एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर है उनके खिलाफ में। लेकिन जयपुर ग्रामीण की सीट में मुझे देखने को मिल रहा है कि बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग जो है वो चल रही है वहाँ पर। और एक फैक्टर क्योंकि बीच बीच में उभर के वो भी आ रहा था कि क्योंकि कृष्णा पुनिया जो है, ये बात भी क्योंकि लगातार बात उठती है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है विमेन का, तो उसमें कांग्रेस जो है वो हमेशा बाजी मारती रही है और जो दूसरी सीटें हैं उनमें कुल मिलाकर उन्होंने 4 विमेन को वहाँ उतारा है इस बार। दूसरी और जो सीटें आपने बताई, दौसा की एक सीट बताई, दौसा की जो सीट थी वहाँ पर पहली बार कोई सीट है जिसमें कि 2 महिलाएं जो हैं वो आमने सामने हैं, लेकिन दौसा का टिकट फाइनल होने में बहुत समय लगा और बहुत एन वक्त पर वो सीट फाइनल हुई। तो मुझे लग रहा है कि 5-7 सीट जो आपने इंडिकेट की वो बहुत इंटरेस्टिंग है और एक सीट जो झालावाड़ बारां की जो सीट है वहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि बहुत रोचक मुकाबला है क्योंकि दुष्यंत सिंह के सामने, क्योंकि एक तो वसुंधरा राजे की पैठ जो है वो वहाँ रही है, वो खुद सांसद 5 बार रही, 4 बार दुष्यंत खुद सांसद है वहाँ से,
और उनके सामने वो व्यक्ति खड़ा है जो कि कभी उनके साथ हुआ करता था, जो एबीवीपी से ही निकलकर, जो उन्हीं की धारा से निकलकर उनके सामने जो है वो चुनौती के रूप में खड़ा है। तो ये जो फैक्टर्स है जो आप कह रहे हैं कि अंदर के धड़े में जो खींचतान है वो इन सारी सीटों पर है। जयपुर शहर की अगर हम सीट लें तो वहाँ पर भी जो मौजूदा सांसद हैं उनकी ही पार्टी उनके खिलाफ काम करती नज़र आ रही है। तो उनके सामने जो खड़ी हैं, जो जयपुर की मेयर रह चुकी हैं, वो सामने खड़ी हैं, तो उनके खिलाफ भी उनकी पार्टी के लोग जो है वो खींचतान आपस में है। तो ऐसी जितनी भी आपने हॉट सीट्स बताई, मुझे लग रहा है वहाँ पर ये सारे फैक्टर्स जो है पैरेलली काम कर रहे हैं। और जोधपुर की जो सीट आपने कही वहाँ पर तो मुझे लग रहा है प्रतिष्ठा खुद गहलोत साहब की लगी हुई है, मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा वहाँ पर दाव पर है। और दाव पर जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी, उनकी प्रतिष्ठा भी दाव पर है। तो मुझे लग रहा है सबसे रोचक मुकाबला तो वही होने वाला है, क्योंकि यंग बनाम जो अनुभवी जो है उनका भी मुकाबला है। अशोक जी, जिस तरीके से शिप्रा बता रही बहुत रोचक है। एक तो कैंडिडेट जिस तरीके से हैं और महिलाओं की संख्या एक सीट और जो है राजसमंद की सीट, खास तौर से राजसमंद की सीट के बारे में मैं ज़रूर कहूँगी कि क्योंकि जयपुर, जो आपने राजघराने की बात अभी जिक्र किया कि राज परिवार के जो लोग हैं वो पॉलिटिकल उसमें फील्ड में आते रहे हैं, तो दिया कुमारी जो है उनके बारे में था कि वो पहले भी सांसद रही, सवाई माधोपुर से विधायक रही, तो वो टिकट मांग रही थी पर विधानसभा में उनको टिकट नहीं मिला और लोकसभा में आई, तो उनको अपनी सीट से, अपने गढ़ से टिकट न देकर राजसमंद से दिया गया है। और वहाँ पर भी कह रहे हैं कि जो जातीय समीकरण है वो कितना उनके फेवर में काम करेंगे, क्योंकि स्थानीय जो नेता हैं वो शायद इससे बहुत नाराज हो सकते हैं। तो किस तरफ ऊँट बैठेगा ये अभी कुछ सीटों पर कहना अभी बहुत मुश्किल लगता है। अशोक जी, क्योंकि राजस्थान में हम आमतौर पर देश में देखते हैं महिलाओं की भागीदारी को लेकर, उन्हें टिकट देने को लेकर तो कंजूस दिखते हैं राजनीतिक दल, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। ये असल में क्या बढ़ते महिला मतदाताओं की दबाव है, ताकत है, इसे देखते हैं। और जिन सीटों पर हमने देखा कि जो रोचक मुकाबला है दोनों ही दलों के लिए, कहीं न कहीं जो पार्टी के अंदर असंतोष या फिर बगावत, ये बहुत बड़ा क्रूशियल फैक्टर होगा दोनों को समझाने के लिए। देखिए, पहली बात तो जयपुर से महारानी गायत्री देवी जब से चुनाव लड़ती थी तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन तो राजस्थान में शुरू से रहा है, और उस दृष्टि से राजस्थान महिलाओं के बारे में कोई बहुत पिछड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि रजवाड़े और राजघरानों की महिलाओं की जो बलिदान और ये सब कहानियाँ हैं, उस दृष्टि से राजस्थान इस मामले में काफ़ी आगे रहा और इस बार अच्छी खासी संख्या में महिलाएं दोनों तरफ से लड़ रही हैं। लेकिन जोधपुर के बारे में बार बार हम सब लोग इसलिए भी कह रहे हैं कि वो राजस्थान की राजनीति का भविष्य भी तय करने वाला है। उसका कारण क्या है कि अगर अशोक गहलोत का बेटा वहाँ से वैभव जीतता है तो माना जाएगा कि राजस्थान कांग्रेस में अगले नेतृत्व की तैयारी हो गई है। और दूसरी तरफ देखें तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान के एक उभरते हुए चेहरे हैं, वो मंत्री भी हैं केंद्र में, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहाँ रैली की है और शायद आजकल में राहुल गांधी भी वहाँ रैली करने जा रहे हैं। और ये भी सच है कि अशोक गहलोत की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा भी वहाँ पर दांव पे लगी है। तो राजस्थान की सभी सीटों में अगर प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले नंबर जोधपुर का ही आएगा। अभी आपने बात की कि पार्टी के अंदर जो दोनों तरफ से ये चल रहा है वो उसका खामियाजा होगा, ज़रूर होगा। और गुटबाजी राजस्थान में पहले भी रही है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है, और कांग्रेस में भी है और भारतीय जनता पार्टी में भी है। और जहाँ कई उम्मीदवार बाहर से लाए जाते हैं उसके भी विरोध में स्वर उठते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जालौर की सीट एक ऐसी सीट है राजस्थान में, कहीं भी कभी भी कोई आकर चुनाव लड़ जाता है, और धर्मेंद्र भी वहाँ से लड़ गए, बलराम जाखड़ लग गए, बूटा सिंह लड़ गए। तो राजस्थान में जो आवाज़ है लोगों की, जिसको हम कहते हैं लोकल फैक्टर, वो लोग बोलते नहीं हैं लेकिन वो रिफ्लेक्ट होता है। और इसी तरह से हमने और सीटें भी हैं राजस्थान में जिनको टेकन फॉर ग्रांटेड माना जाता है, कहीं से आकर भी कोई लड़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर इस चुनाव में जो पार्टियों के अंदर गुटबाजी हो रही है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सचिन पायलट और उसके साथियों की नाराज़गी वहाँ पर खुलकर दिखाई दे रही है, और वो भी नहीं चाहते कि अशोक गहलोत का बेटा जीते ताकि कांग्रेस के नेतृत्व में अगली लाइन पहले से तय हो जाए। इसी तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत के भी खिलाफ कहीं ना कहीं से विरोध हो रहा है, और यही स्थिति हम जयपुर रूरल में भी देख रहे हैं कि राजवर्धन राठौर को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर चुनाव जो होने वाला है बहुत ही दिलचस्प होगा,
और मुकाबला बहुत कड़ा है और केंद्र के नेता भी वहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे में कितना खामियाजा किस पार्टी को अंदर घात से होता है, ये तो केवल परिणाम ही बता पाएंगे। यदि आखिरी कमेंट आपका, भीतरघात यानी कि संतोष जो है उसे कैसे आप ठंडा करेंगे, ये बड़ी चुनौती दलों के सामने है। और दूसरा जो बात बड़े दिग्गज नेताओं की है, उभरते हुए सितारे या परिवारवाद, बिल्कुल बिल्कुल, उसके खिलाफ भी पार्टियों के अंदर ही बगावत। हाँ, ये दोनों तरफ है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस इसका शिकार है कि वहाँ पे गहलोत वर्सेस पायलट है या दूसरी तरफ, तो ये दोनों तरफ है। लेकिन मैं आपका ध्यान एक और चीज़ पे आकर्षित करना चाहूँगा कि 25 में से 25 सीटें जो है बीजेपी पिछली बार जीती। लेकिन आप ये देखिए इस लाइनअप में कितने सारे लोग हैं जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, चाहे वो राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, पीपी चौधरी हैं, सीआर चौधरी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो ये हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट तो अपने आप हो जाते हैं। फिर दुष्यंत सिंह जो हैं वो उनके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं, फिर मानवेंद्र सिंह जो हैं वो जसवंत सिंह के बेटे हैं। तो हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट तो ये वैसे भी हैं, मतलब और इतने सारे मंत्री किसी और राज्य में जो है एक साथ नहीं है। तो ये मतलब एक जो नीचे वाला स्तर है जिसको हम ध्यान से देखते नहीं हैं, जो लेकिन सरकार में बहुत सारा काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और राजस्थान की सियासत को समझाने के लिए बदलते समीकरणों के पीछे की वजह क्या है, समीकरण कहां पर किसे खड़ा करते हैं और 2019 में जीत का रास्ता कहां से जा सकता है, अवरोध या ब्रेकर क्या हो सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।